हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर पीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का सेकेंड टर्म के मॉडल सेट 1 को। ठीक है। सो गाइस, आज इसमें सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि आज एक सामान्य निर्देश जो है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला काम यही है कि सामान्य निर्देश को पढ़ लें, ताकि अगर आगे जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ना हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन में क्या है, देखो पहला लिखा हुआ निर्देश में लिखा हुआ है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी सर? 19 होगी। कुल कितना है? 19 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 19 प्रश्न होंगे। ठीक है, कुल कितने प्रश्न? 19 प्रश्न होंगे। उसमें से क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक में अति लघु प्रश्न है। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। और प्रत्येक जो है एक वाक्य में देना है सर। कितने वाक्य में? एक वाक्य में देना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है कितना अंक का होगा? 2 अंक का होगा। ठीक है, अगला क्या सर कि 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 8 से 14 तक जो है ना वो अति लघु प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न का जवाब देना है सर। कितना 5 प्रश्न का जवाब हम लोग को देना है। और प्रत्येक जो है ना सर, प्रत्येक प्रश्न को 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न का जो मान होगा सर वो कितने अंक का है? 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और अगला 15 से 19 तक में दीर्घ क्वेश्चन है, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न 100 शब्द में होना चाहिए। और प्रत्येक अंक कितना है? 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, सो गाइस आज देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक किसको माना जाता है हम लोग? बाबर को। कौन है? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ठीक है, दूसरा है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग तो जानते हैं हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी सर? 1857 की क्रांति मेरठ, कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की थी? तो दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की थी? 1874 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1874 ईस्वी में रैयतों में बगावत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ विद्रोह किया था सर? मंगल पांडे कहाँ विद्रोह किया था? तो उन्होंने बैरकपुर, कहाँ किया था? बैरकपुर में किया था, जो कि कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता से स्टार्ट ये किया था। ठीक है, और सर सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में सबसे पहला जो है ना इसी को फांसी की सजा दिया गया था। कब? मंगल पांडे को ही दिया गया था। ठीक है, अगला से देखिए कि 8 से 15 तक में जो है ना वो 3 अंकीय प्रश्न है। कितने अंक है? 3 अंकीय प्रश्न है। इसमें लगभग हम लोग को 50 शब्दों में लिखना है। कितना शब्दों में लिखना है सर? 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है कि अकबरनामा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी थी। अकबरनामा जो सर, अकबरनामा जो है ना एक शाब्दिक अर्थ है। अकबरनामा जो एक शाब्दिक अर्थ है, जिसमें लिखा हुआ सर अकबर की कहानी। इसमें क्या लिखा हुआ है? अकबर की कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका लेखक जो था ना अबुल फजल द्वारा इसको लिखा गया था। और जिसमें अकबर के शासन काल में लिखा था सर। अबुल फजल जो है जब अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर कौन थे? अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। और उसी समय उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था क्या? अकबरनामा। क्या नाम था? अकबरनामा। और उसी पुस्तक में अकबर के बारे में बहुत कुछ उन्होंने भी लिखा था। देखो क्या लिखा हुआ, क्योंकि अबुल फजल को अकबर के बहुत से बातों की क्या थी सर? जानकारी थी, क्योंकि वो कहाँ के थे? वो अकबर के दरबारी कवि थे, क्योंकि अबुल फजल उसके दरबारी कवि थे। इसके कारण से अकबरनामा का जो रचना किया था वो किसने किया था? अबुल फजल ने किया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है
कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था या तत्कालीन कारण का वर्णन करें, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्या इसका आंसर लिखा हुआ है? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी से था, गाय और सुअर की चर्बी से था सर, जो एक क्या थे, अफवाह थी, जो एक क्या थे सर, अफवाह थी। इसमें लगा था ना कि सभी लोगों को लग रहा था कि कारतूस जो था, कारतूस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा रहा था, या उसमें गाय और सुअर की चर्बी का क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, लेकिन ऐसा उपयोग उन्होंने नहीं किया रहा था। ये सिर्फ क्या थे, अफवाह था, क्योंकि यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के लिए बहुत ठेस पहुंचा रही थी। देखो उसमें क्या हुआ था कि जब गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग कर रहा था, तो उसमें गाय हिंदू और मुस्लिम जो थे, हिंदू और मुस्लिम के लोग जो थे ना, उसमें उससे उन लोगों को धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रही थी। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से की गई थी, जिसका नेतृत्व हजरत बेगम महल ने किया था सर। ये नाम याद रखना, कौन किया था? हजरत बेगम महल ने किया था सर। और कब किया था? 1857 में ही इन्होंने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में है सर कि असहयोग आंदोलन का कारण का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन था, उसका कारण क्या था? लिखा हुआ आंसर क्या, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त, कब किया था सर? 1 अगस्त 1920 को, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित और न्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में व्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान गांधी विद्यार्थियों ने स्कूल और सरकारी स्कूल और कॉलेज जाना क्या कर दिया सर? बंद कर दिया था। कहने का मतलब था सर कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था ना, उस समय अंग्रेजों का ही शासन था, उसमें उसको क्या कर रहा था कि जितने भी भारत के विद्यार्थी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकील लोग जो थे वो अदालत जाना बंद कर दिया। और इसमें क्या था सर, इसी कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया था, क्योंकि वो सभी लोग, भारत के सभी लोग इसका क्या करने लगे सर, सहायता भी करने लगे, इसका मदद करने लगे असहयोग आंदोलन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में बताना सर। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार से देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है, जो लोगों के लिए क्या सर, अति आवश्यक है। मौलिक अधिकार क्या है? हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसे क्या भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया। भारत के संविधान कितने सर? भाग 3 में वर्णित किया गया। और ये सर अनुच्छेद कितना से कितना में लिखा गया? अनुच्छेद ये है सर 12 से कहाँ तक? 35 तक में लिखा गया, वर्णित है, ठीक है। कहाँ से? 12 से 35 में वर्णित है। और भाग कितना में सर? 3 में लिखा हुआ है। तो इसकी सुरक्षा कौन करता है सर? तो इसकी सुरक्षा का प्रहरी जो है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है सर? सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि अगर हम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता है सर, तो वो डायरेक्टली हम लोग कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में जाके केस दर्ज कर सकते हैं। और इसमें क्या आगे लिखा हुआ सर, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी होती है? कितनी है सर? 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो अस्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का उल्लेख करें। आंसर क्या लिखा हुआ सर कि अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता निम्न इस प्रकार है। पहला क्या लिखा हुआ है कि अस्थायी बंदोबस्त में सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया था। उन्होंने क्या किया था सर कि अस्थायी बंदोबस्त जो था ना, उन लोगों की क्या जो भी लगान जो दे रहा था किसान द्वारा, उन लोगों की लगान को क्या करते निश्चित कर दिया, क्योंकि हमेशा उनकी खेती हो या ना हो, उन लोगों को लगान अगर 10% देता था तो 10% ही, अगर 10% दे रहा है तो 10% ही उसको देना होगा, ठीक है। उससे कम अधिक उसका खेती हो या ना, उससे कोई मतलब उसको नहीं था। अब क्या लिखा, जिसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता, सब बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर निश्चित कर देगा सर तो फिर लगान जो है ना वो बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा। आगे लिखा हुआ जमींदारों द्वारा किसानों से एकत्र किए हुए भूमि कर का कितना 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था, और तथा क्या था 1/11 भाग वो अपने पास, किसान जो था वो अपने पास रख लेते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि
पानीपत के प्रथम युद्ध पर टिप्पणी लिखी सर। पानीपत के युद्ध के बारे में लिखना है हमको। क्या लिखा हुआ कि पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सर? 1526 ईस्वी में। और ये किन दोनों के किन किन के बीच लड़ा गया था सर? तो बाबर और इमरान लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इमरान लोदी की क्या हुआ सर? हार हो गया था। क्या हुआ था? हार हुआ था। और बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी सर। अब इस युद्ध के बाद जो था ना सर, क्या होता है? लोधी वंश जो है ना भारत से पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई। भारत से पूरी तरह से क्या होगी? समाप्त हो गई। और दिल्ली और पंजाब में इसकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद सबसे निर्णायक परिणाम यह रहा था कि लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी क्या होगी सर? समाप्त हो गई। दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो गया, मुक्त समाप्त हो गया। इसके बाद एक नए नगर का निर्माण हुआ था सर। एक नए नगर का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या था? मुगल साम्राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फर्मिंगर। क्या है? फर्मिंगर की पांचवी रिपोर्ट क्या है? तो कि फर्मिंगर की पांचवी रिपोर्ट क्या है? तो सन 1713 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे फर्मिंगर की पांचवी रिपोर्ट कहा गया सर। मतलब कहने का मतलब ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पास किया गया था। कब? 1713 ईस्वी में। उसी को हम लोग पांचवी रिपोर्ट के नाम से जाने थे। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलापों का वर्णन था। मतलब कहने का मतलब से ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी प्रशासन थे और जितने भी कार्य कर रहे थे लोग थे, उन लोगों का वर्णन था। इस रिपोर्ट में सर कुल कितने 1002 पृष्ठ थी। मतलब 1002 पन्ने का जो ना वो रिपोर्ट तैयार किया गया था। और इस रिपोर्ट में जमींदारों और रेतों, मतलब रेत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। ठीक है, किसानों की अर्जियां तथा अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की क्या थी? रिपोर्ट थी। पांचवी रिपोर्ट राजस्व विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में सर कि राजस्व विभाग का बहुत सारे मतलब जो भी काम थे उसके बारे में वर्णित किया गया था। ठीक है, अगला सर देखिए 1519 तक जो है ना वो 4 अंक के नहीं सर 5 अंक के प्रश्न है। कितने अंक है ये? कितने अंक? 5 अंक के प्रश्न है। ठीक है, इसे हम लोगों को कितने शब्दों में लिखना है सर? 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, कितने शब्दों में लिखना है? 100 शब्दों में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से समझाना है। देखिए संथाल विद्रोह को विस्तार से बताना है। क्या लिखा हुआ है? संथाल विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन के काल में जमींदार और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। सर ये संथाल विद्रोह जो था ना, संथाल विद्रोह जब जमींदार और साहूकार जो थे, जमींदार थे और ब्रिटिश शासन जब कर रहे थे ना, उस समय की बात है। उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश शासन जो थे, ब्रिटिश सरकार जो थे, उन लोगों ने जमींदारों और साहूकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। क्योंकि किसान लोग और जो संथाल लोग जो थे ना, उन लोगों ने मतलब कि ये लोगों को कर जो टैक्स जो होता है ना वो देने से क्या कर दिए थे? मना कर दिए थे। जो जितना वो लोग फिक्स रेट दिए जो रखे थे वो सब मना कर दिया। लिखा हुआ था कि आदिवासी के विद्रोह में संथालों का यह सबसे बड़ा विद्रोह था। उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा विद्रोह था अभी तक जितना भी विद्रोह हुआ था, सबसे बड़ा विद्रोह कौन था? संथाल विद्रोह था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना था। जिसे किसके सर? दामन एक कोह के नाम से जाना गया था। यह मुख्य रूप से संथालों के क्षेत्र था सर। ये संथाल विद्रोह था मुख्य रूप से कहाँ थे? संथाल का क्षेत्र था। 1855 में संथालों की क्रोध की सीमा क्या कर सर? पार कर गई। और संथालों ने न्याय दिलाने के लिए, संथालों को सर न्याय दिलाने के लिए 4 भाई थे। कौन सा? सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव। ये चारों भाई ने सर क्या हुआ सर? संथाल विद्रोह में संथालों का न्याय दिलाने के लिए बहुत ही
कहते उसके मतलब कहने का मतलब बहुत सी उन लोगों को मदद किया था। लिखा हुआ था ना कि न्याय दिलाने के लिए आज सामने आए थे। उन्होंने संथालों को एकजुट किया। संथालों को क्या किया, सबसे पहले एकजुट किया। सिद्धू ने खुद को क्या किया, देवदूत बतलाया था, देवदूत बतलाया, ताकि संथाल समुदाय उनकी बातों पर क्या कर सके, विश्वास कर सके, ताकि उनको बातों पर सबसे पहले विश्वास कराना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि अगर मान लेते अगर संथाल लोग विश्वास नहीं करेंगे उस पर, तो कोई भी चीज़ को वो जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके कारण से उन्होंने क्या किया, सबसे पहले संथालों को अपने पक्ष में लाया। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार इस आक्रामकता को देखकर जब ये लोग उन्होंने क्या किया, सिद्धू कानून ने क्या किया सर, जब सभी लोगों को एक साथ एकजुट कर लिया, तो ब्रिटिश सरकार इसको देख नहीं पाया। और इन लोगों की एकता को देखते हुए क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार जो थे अंदर से हिल चुकी थी। अंदर से क्या हो चुकी थी सर, हिल चुकी थी। उन लोगों को डर था कि आखिर में ये विद्रोह कहीं वो लोग जीत ना जाए। ठीक है, इसके बाद बिहार और पूर्णिया से सरकार द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दिया था कि अब संथाल को जल्द से जल्द क्या करिए सर, कुचल दिया जाए। मतलब संथाल को अब मारने का उन लोगों का क्या करने लगा सर, मारने का प्लान बनाने लगा। कौन लोग, ब्रिटिश शासन के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है सर। लिखा हुआ अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे सर, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, वो कैसे था। चलिए देखते हैं इसके आंसर क्या है, कि अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता था क्योंकि अकबर अपने समय में भारत के बड़े भूभाग पर क्या करते, शासन किया करता था, शासन कर रहा था। तो अकबर सम्राट बनने के बाद न केवल अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया, कहने का मतलब कि अकबर जब सम्राट बना सर, तो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि वहाँ के जितने भी जनता लोग थे ना सर, उन लोगों के प्रति भी बहुत उन लोगों को मदद किया, सुदृढ़ बनाया। देखा, बल्कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था सर। वो सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि क्या, साम्राज्य को भी विस्तार किया था। अब जब अकबर के पिता जो थे हुमायूं, कौन थे, अकबर के पिता हुमायूं की जब मृत्यु हुई थी, उस समय अकबर की बहुत छोटे आयु के थे। अकबर क्या थे, छोटे आयु के थे। उस समय उन्होंने क्या सर, अकबर अगर छोटे आयु के थे उस समय, तो पिता की मृत्यु के बाद वो गद्दी को अपना संभाल नहीं सकता था। तो उसके साथ थे कौन, और उसके साथ था एक बेरम खां। कौन थे, बेरम खां की देख रेख में अकबर ने राजगद्दी को संभाली थी सर। किसकी देख रेख में सर, बेरम खां के देख रेख में कौन था, अकबर ने राजगद्दी को संभाला था। इधर धीरे धीरे क्या होगा सर, ये धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे अपने कुशल नेतृत्व से अकबर राज्य का गठन किया। राज्य का क्या कर लिया सर, धीरे धीरे गठन कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार करना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने विस्तार करना क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। अकबर ने सार्वभौम संभव की नीति अपनाई सर। सार्वभौम संभव की नीति का मतलब होता है, सार्वभौम का मतलब होता है वो सभी धर्मों को मानने लगा। ठीक है, सभी धर्म को संभाव की नीति अपना ली। तो वो किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं करते थे और नहीं किसी धर्म के साथ छुआछूत या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, लिखा वो इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्मों के प्रति भी उदारवादी की नीति अपनाई जाए। देखिए लिखा हुआ था ना कि उन्होंने क्या किया सर, सार्वधर्म का मतलब होता है सभी धर्मों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया सर, उदारवादी की नीति अपनाई। अकबर ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के कुछ संयुक्त बातों को लेकर अपना स्वयं का धर्म दीन ए इलाही धर्म चलाया था सर। कौन सा कोई धर्म था, उन्होंने कौन सा, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अकबर के नवरत्न में से 4 नवरत्न हिंदू के थे। देखिए सर, अकबर जो था सर खुद एक मुस्लिम था। अकबर कौन थे, मुस्लिम के थे, लेकिन उसके नवरत्न जो थे वो किसको रखे थे सर, हिंदू के रखे थे। अब अकबर के दरबार में भी अनेक हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। मतलब जो हिंदू लोग जो थे वो बहुत ही ऊंचे पदों पर आसीन थे, मतलब ऊंचे पद पर बैठा हुआ था, जिसमें बीरबल थे, मानसिंह था,
टोडरमल था आदि के नाम से प्रमुख है। इसी कारण हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र में उसका क्या था, साम्राज्य बढ़ता गया। इसी कारण अपने समय में अकबर हिंदू जनता में सहज रूप से मैं क्या कर लिया था, स्वीकार हो गया। इसी कारण अकबर एक क्या थे, राष्ट्र शासक के रूप में माना जाने लगा। कहने का मतलब सर कि अकबर जो था ना, वो राष्ट्र शासक इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि वो उन्होंने किसी भी धर्म के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं रखते थे और सभी धर्म को एक समान मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी की भूमिका का वर्णन कर सकते। स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसमें गांधी की क्या भूमिका थी उसके बारे में वर्णन करना है। क्या लिखा हुआ आंसर में है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। क्या की थी? अगुवाई की थी। महात्मा गांधी शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? स्वतंत्रता का आधार बनाया था। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले क्या कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे उनके। ठीक है, महात्मा गांधी को भारत में हुए संघर्षों से क्या थे, परिचित कराया। सब क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो सभी लोग उन सभी ने क्या किया, उसको महात्मा गांधी को परिचित कराया। उसके बाद क्या लिखा हुआ सर? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अहिंसक अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। यह विरोध मुख्य रूप से किस पर था? नमक कर पर था, भू राजस्व था, सैनिक खर्च को कम करने आदि के खिलाफ में थे। कहने का मतलब था कि नमक कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, टैक्स जो थे बहुत बढ़ा दिया था, भू राजस्व कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, सैनिक खर्च जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर सन 1917 में चंपारण, जो कि कहाँ है सर? बिहार में स्थित है, बिहार में किए गए थे। उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन के 10% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की थी। उन्होंने क्या किया सर कि 10% जो जमीन पर नील उगा रहे थे उसका और प्लस जो किराए पर फसल उगा रहे थे ना सर, उसका पूरा हिस्सा लेने का मांग किया था। क्योंकि उन लोगों का जो था ना सर, अगर मान लेते हैं कि जितना भी फसल होता था उसका 10/11 भाग, कितना हम लोग पहले भी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े कि 10/11 भाग जो थे ना, उन लोगों ने क्या कर लेते थे, उन लोगों ने ले लेता था और 1/11 भाग को उन्होंने अपने पास रखता था। इसके कारण से महात्मा गांधी ये सब चीज़ों की हिस्से की मांग करने लगे थे। गांधी जी ने गांवों को सुधारना, स्कूलों का निर्माण, गांवों की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए गांव के नेतृत्व को प्रोत्साहन करना क्या कर दिए? शुरू कर दिया। मतलब गांव के लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इससे ब्रिटिश सरकार अशांति पैदा करने के आरोप में महात्मा गांधी को क्या कर लिया सर? गिरफ्तार कर लिया। उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थानों और अदालतों के बाहर विरोध करना क्या कर दिए? शुरू कर दिए सर। देखो, विरोध करना शुरू कर दिए। इसका मतलब है ना कि महात्मा गांधी को रिहा करने के बारे में, अगर उन लोगों को, जैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो सभी लोगों ने क्या कर दिए? वहाँ अदालत के बाहर आके विरोध करना शुरू कर दिया था। जिन्होंने उनकी रिहाई की मांग की और गांधी जी को रिहा करवाया। गांधी जी ने सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध का नेतृत्व भी किया था, क्योंकि सर गरीब किसानों को जमींदार जो ना बहुत ज़्यादा शोषण भी करा था। इसके कारण से जमींदारों के खिलाफ भी क्या कर लिया? उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर कि भारतीय संविधान
की विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की विशेषता देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता निम्न इस प्रकार से है। पहला के पॉइंट क्या लिखा हुआ कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ये तो पहले पता है सर कि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, लागू किया गया था। 26 भारतीय संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद, इसमें कितना 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की थी। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है कि भारत के आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेशी नीति निर्धारित करता है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी की गई थी। हमारे संविधान में लिखा गया है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ सर कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था सर। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था सर, 1976 में। याद रखिए कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना से था। किससे था सर, भारत में समाजवादी जो राज्य था उसकी स्थापना से था। दूसरा वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी था सर, वयस्क मताधिकार जो था उसका भी प्रावधान था। एकल नागरिकता का भी प्रावधान था। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। उसी के समय में सर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी किया गया था। हम लोग अगर सर देखा जाए तो कुल अगर संविधान के संशोधन विशेषताओं की बात की जाए तो लगभग सर 17-18 संविधान संशोधन इस तरह से इसकी विशेषताएं और भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर कि लिखा हुआ भारत के विभाजन के मुख्य कारणों का उल्लेख करना। सर मुख्य कारणों का क्या करना, उल्लेख करना। उसको विभाजन जो हुआ था, भारत का विभाजन जो हुआ था उसका क्या कारण था विभाजन होने का, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि वर्ष 1947 में भारत विभाजन को भारत के अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है सर। अत्यंत दुखद रूप की घटना में क्या था जाना जाता है कि बहुत ही दुखद घटना ये है सर कि भारत का विभाजन होना। लिखा हुआ अंग्रेजी प्रशासन निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक भेदभाव को मिटाने में सफल नहीं पाए। उन्होंने उसमें क्या हुआ था सर, जब विभाजन होने लगा ना तो हिंदू और मुस्लिम जो कि बहुत सदियों से एक साथ रह रहे थे उन लोगों की धार्मिक भेदभाव के कारण उन लोगों को क्या करने लगे सर, एक दूसरे के साथ अलग करने लगे। अंग्रेजों ने मुसलमानों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव करने प्रारंभ कर दिया सर। देखिए उन्होंने अंग्रेजों ने भी क्या किया था कि हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म थे उन दोनों के साथ भी क्या करने लगे सर, भेदभाव करने लगे कि नहीं ये हिंदू है वो मुस्लिम है, इन दोनों के साथ अलग अलग भेदभाव करने लगे। भारत का विभाजन का मुख्य कारण सांप्रदायिक दंगे भी हैं सर। देखिए जो सांप्रदायिक दंगे बहुत सारे दंगे होने लगे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से क्या होने लगे सर, पड़ने लगे। और ये सब दंगे जितने भी दंगे थे ना वो सब अंग्रेजों के द्वारा ही करवाए जा रहे थे। ठीक है, लिखा हुआ था अगला कि भारत में विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति थी सर। ये क्या था, कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। ऐसी चीज बताइए सर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कांग्रेस का जो स्थापना था ना वो कब हुआ था सर, कांग्रेस की स्थापना कब किया हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ था इस नीति में कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने को क्या थे, उत्सुक रहते थे। इससे लीग की अनावश्यक महत्व क्या हुआ सर, बढ़ गया था। विभाजन के मुख्य कारण माउंटबेटन का अभाव था, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। क्या होती जा रही थी सर, अनियंत्रित होती जा रही थी। इससे क्या होता सर, माउंटबेटन अनुभव किया कि भारत को
विभाजन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं सर। अब देखो क्या लगा, यहाँ से लगा कि माउंटबेटन को नहीं, अब जो है ना भारत को विभाजन करना आवश्यक है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जो कब सर, जून 1948 में किया हुआ था। कब किया था? अंग्रेजों ने ये घोषणा किया था कि हम भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे। लेकिन सर ये विभाजन के कारण कब, 15 अगस्त 1947 को ही ये घोषणा कर दिया कि नहीं, अब हम जो है 15 अगस्त 1947 को ही भारत से वापस चले जाएंगे। इससे क्या हुआ था, भारत के सामने दो विकल्प थे। भारत के सामने कितने विकल्प थे? दो विकल्प थे, या तो गृह युद्ध होगा या तो पाकिस्तान को अलग करना होगा सर। अलग मुल्क की मांग कर दिया था कब? 1940 में ही पाकिस्तान का मांग कर दिया था। किसके द्वारा किया गया था सर? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया था। कब? 1940 में। और ये जो 40 में किया हुआ था सर, ये अंग्रेजों का ही नीति था। ये जो अलग करने का नीति जो था वो अंग्रेजों के द्वारा ही नीति किया गया था। सो गाइस ये थे हम लोग के 30 ये 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोग के पार्ट 1 ये सॉरी जो पार्ट 1 या सेट 1 है हिस्ट्री का वो है, ठीक है। और गाइस अगर ये चैनल पे आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये पहला सेट था, अगला सेट हम लोग 2 दिन के बाद फिर से पुनः इसी चैनल पे के माध्यम से हम लोग देखेंगे। थैंक यू।